हेलो गाइस, तो आपका चैप्टर चल रहा है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। उसका 13.1 एक्सरसाइज से पहले के एग्जाम्पल मैंने सारे करा दिए हैं। आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम करने वाले हैं इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन। ठीक है, बिल्कुल आराम से समझेंगे, कंसेप्ट सारा अब आपको पता है। तो एक एक क्वेश्चन एक्सरसाइज का कर लेता हूँ मैं। एक्चुअल में क्या दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 में जो दिया हुआ है एक्सरसाइज 13.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको कार पार्किंग चार्जेस दिए हुए हैं नियर अ रेलवे स्टेशन। कार पार्किंग चार्जेस हैं आपके पास में, कार पार्किंग चार्जेस नियर रेलवे स्टेशन दिया हुआ है। टाइम के हिसाब से दिया हुआ है कि 4 आवर का चार्ज लग रहा है 60 रुपीज़। ठीक है, 8 आवर का चार्जेस लग रहा है 100 रुपीज़। 12 आवर का चार्जेस लग रहा है 140 रुपीज़ और 24 आवर का चार्जेस लग रहा है 180 रुपीज़। यानी कहने का मतलब है, इसमें बाद में आपको चेक कराना है कि जो चार्जेज है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या नहीं है। यानी दोनों चीज़ें डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या नहीं है, आपको चेक करना है। ठीक है, पहली बात हमारे मन में आ रहा होगा कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज़ हो रहा है चार्जेज इंक्रीज़ हो रहा है, बट क्या सेम रेशियो में इंक्रीज़ हो रहा है? हमें पता है रेशियो सेम होता है। अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो रेशियो क्या होता है, यानी एक चीज़ इंक्रीज़ हो रही दूसरी इंक्रीज़ होती है, एक डिक्रीज़ दूसरी डिक्रीज़ होती है, बट रेशियो क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, तो आपको वही चेक करना है कि क्या ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। इंक्रीज़ तो हो रहा है, चलो इंक्रीज़ तो दिख रहा है मुझे, 4 का 60 है, 8 का 100 है, 12 का 140, 24 का 180 है, बट क्या डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, क्या रेशियो सेम है उस चीज़ का? तो हमें वही चेक करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, चेक करते हैं बना के। एक तो है हमारा टाइम, पार्किंग टाइम जो कि आवर में है, एक हमारा चार्जेस जो कि है रुपीज़ में। ठीक है, और इन सबको एक बार लिख लेते हैं, फिर चेक करेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या नहीं है। तो टाइम अगर 4 है तो चार्जेज है 60, टाइम अगर 8 है तो चार्जेज है 100, टाइम अगर 12 है तो चार्जेज है 140, टाइम अगर 24 है तो चार्जेज है 180। ठीक है, तो ये हो गया अपना x1, ये x2 क्वांटिटी है, ये x3 है, ये x4 है, ये y1, y2, y3 और y4। ज़रा x1 अपॉन y1 की वैल्यू निकालो, x1 अपॉन y1 की वैल्यू फाइंड करो, क्या वैल्यू निकल के आने वाली है। तो हमने x1 अपॉन y1 की वैल्यू फाइंड की तो आया 4/60। कट करो, इसको सिंप्लीफाई करो तो 1/15 आएगा। क्या आएगा? 1/15। इसका मतलब क्या है, 1 आवर का 15 रुपीज़ चार्ज लग रहा है। ठीक है, उसके बाद हम निकालते हैं x2 अपॉन y2 जो कि 8/100 है। 8/100, 4 2 जा और 4 से क्या 25, तो ये आ गया 2/25। क्या 1/15 और 2/25 सेम है क्या? नहीं है। जरा x3 अपॉन y3 निकालो जो कि 12/140। ठीक है, तो आप इसको करोगे 4 3 जा और 4 3 जा 12 और 2 4 5 जा, तो ये आएगा 3/35। और ज़रा इससे अब एक प्रैक्टिकली चीज़ भी समझाऊंगा आप लोगों को मैं। ठीक है, होता क्या है प्रैक्टिकल लाइफ में, क्या सिचुएशन बनती है, क्यों ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का एग्जांपल नहीं है। ठीक है, 4 6 जा, 4 चलो उससे कर देंगे, 12 से करो, 12 2 जा और 12 15 जा। ठीक है, तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि x1 अपॉन y1 1/15, x2 अपॉन y2 2/25 है, x3 अपॉन y3 3/35 है, 2/15 है, इक्वल नहीं है। तो आप क्या लिखोगे कि एज x1 अपॉन y1 इज नॉट इक्वल टू x2 अपॉन y2 इज नॉट इक्वल टू x3 अपॉन y3 इज नॉट इक्वल टू x4 अपॉन y4। दैट मीन्स इट इज़ नॉट डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का एग्जांपल नहीं है। इंक्रीज तो हो रहा है बट उतने सेम रेशियो में इंक्रीज नहीं हो रहा। और बेटा प्रैक्टिकली भी खुद सोचो, अगर हम बोलते हैं कि पार्किंग वाले ने बोला भाई 4 घंटे के लिए खड़े करो अपनी गाड़ी, 60 रुपये लगेंगे, सीधा से बात है, तो 8 घंटे का क्या 120 रुपये लगेंगे, डबल उसका? नहीं लगता है। हमें पता है कि कम टाइम के लिए अगर कोई चीज़ लेते हो आप उसको, पार्किंग को, तो चार्जेस स्टार्टिंग का चार्जेस ज़्यादा रहता है। ठीक है, बाद वाला चार्जेस कम होता चला जाता है। अगर उसी हिसाब से बढ़ने लग जाए ना तो लुट जाएंगे हम लोग, सीधी सी बात है ये वाली। ठीक है, तो देखो 4 घंटे के 60 रुपये हैं, 24 आवर, 24 आवर का मतलब फुल डे। इसके हिसाब से तो फुल डे का चार्ज कितना होना चाहिए था, ये 6 से मल्टीप्लाई होके आया है, 4 6 जा 24, तो इसके हिसाब से तो 6 से मल्टीप्लाई 360 होता, लुट जाता है यार इतने में तो। ठीक है,
तो चार्जेस कभी भी इन तरह से, ठीक है, वैसे समझ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जनरली प्रैक्टिकल लाइफ में डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं होती ये वाली चीज़, ठीक है। हम वैसे भी एग्जांपल ले लेते हैं, सब्जी मंडी का एग्जांपल ले लो, आप क्या बोलते हो, उससे पूछते हो भाई कैसे दी है सब्जी, बोले भाई 1 किलो लोगे तो 15 रुपये की है, ये 20 रुपये मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, 2 किलो लोगे तो 40 लगते हैं, लेकिन मैं आपको 35 लगा दूंगा, होता नहीं होता है। तो ये प्रैक्टिकली चीज़ें हैं जो हम चार्जेस कम कर सकते हैं यहाँ पे, और होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये किसका एग्जाम्पल नहीं है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि रेशो सेम नहीं आ रहा है, ठीक है। इसको नोट कर लो, इसको फटाफट नोट करो, तब तक मैं सेकंड एग्जाम्पल लिखता हूँ, सेकंड क्वेश्चन, और उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको नोट करो जल्दी से। A mixture of paint is prepared by mixing 1 part of, ये देखो बहुत प्रैक्टिकली समझाऊंगा आपको ये वाली चीज़ भी मैं, ठीक है। 1 part of रेड पिगमेंट, आपको समझ में आ जाएगा कि पेंट किस तरह से बनाया जाता है, विद 8 part of बेस, ठीक है। तो आपको टेबल दी हुई है, फटाफट नोट करो, पुराने वाले क्वेश्चन को मैं इरेज करने वाला हूँ, नहीं हो पाता तो पॉज करके नोट कर लेना। हाँ जी, ये है पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट, और नीचे हो गया पार्ट ऑफ बेस, ठीक है। ये अगर 1 है तो ये 8 है, ये 4 है तो क्या होगा, 7 है तो क्या होगा, 12 है तो क्या होगा, और 20 है तो क्या होगा, ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन बिल्कुल प्रैक्टिकली है। पहले आप एक बार प्रैक्टिकल सिचुएशन समझो कि एक्चुअल में है क्या, इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। ऐसे थोड़ा ना किसी भी क्वेश्चन को, देखो मैथ्स के क्वेश्चन को अगर आप सिंपली ये समझ के करने लगे ना कि भाई मैथ्स का क्वेश्चन है, फॉर्मूला याद होना चाहिए, लगा दोगे आ जाएगा, ठीक है, तो बेटा सीधी सी बात है, आपको मज़े भी नहीं आएंगे मैथ्स पढ़ने में, और फिर प्रैक्टिकल लाइफ में लोग आपको बोलेंगे इसको आता जाता तो कुछ है नहीं, नॉलेज नहीं है, बस रट के फॉर्मूला निकाल दिया। वरना मैथ्स के लोगों का तो ये होता है कि प्रैक्टिकल सिचुएशन बहुत अच्छे से हैंडल कर लेते हैं वो, ठीक है, और उनसे लोग पूछते भी हैं इन चीज़ों को लेके। प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड चीज़ें मैथ्स की बहुत काम आती है। देखो क्या बोला हुआ है, अ मिक्सचर ऑफ पेंट इज़ प्रिपेयर्ड, एक पेंट का मिक्सचर बनाया है, कैसे प्रिपेयर किया हुआ है, बाय मिक्सिंग 1 part ऑफ रेड पिगमेंट विद 8 part ऑफ बेस। इसका मतलब क्या था, आप लोगों ने कभी देखा है बनाते हो पेंट घर में, आपको इस बार कोई पेंट करने के लिए आए ना, उसको पता करना कि पेंट बनाता है कैसे। देखो क्या होता है, वो सपोज करो कि वो एक बड़ा बकेट लेके आया, ठीक है, ये बड़ा बकेट है, इस बकेट में टोटल मिला के मेरे पास में अभी 8 लीटर बेस है। बेस मतलब इसका कोई कलर नहीं होता, या वाइट कलर का होता है, सिंपली है, ठीक है। बेस कैसा होगा, सिंपली वाइट कलर का आएगा ये, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या लगता है कि अगर आपके घर में अगर मुझे पेंट करना है, जैसे कि मान लो रेड पेंट करना है, येलो करना है, ग्रीन करना है, तो क्या रेड येलो ग्रीन के डब्बे आते हैं, इतने बड़े बड़े नहीं आते हैं, ठीक है। बेस आता है, वो बेस बड़ा होगा, वाइट कलर का होता है। उसके बाद में एक छोटा डब्बा आता है और वो महंगा होता है, ये थोड़ा रेट इसका सही होता है, नॉर्मल रेट होता है ये, ठीक है। फिर क्या होगा, एक बाजू में आप डब्बा लेके आएगा, वो आपके लिए 1 लीटर का, ये 1 लीटर का डब्बा लेके आएगा। इसमें होगा कलर, मान लो आपके घर के अंदर आपको ऑरेंज कलर करवाना है किसी जगह पे, ठीक है, तो इसके अंदर ऑरेंज कलर कितना है, 1 लीटर। ये 1 लीटर इसमें मिलाएगा वो, ठीक है। इसमें वाइट पड़ा था पूरा का पूरा, कैसा था इसके अंदर, पूरा वाइट था, इसमें मिक्स होगा, और फिर आपका ऑरेंज कलर बिल्कुल अच्छी वाली शेड आ जाएगी निकल के। उसको फिर लाइट भी कर सकते हैं, डार्क भी कर सकते हैं, और पूरा पूरा डालते भी नहीं है वो, कम कम डाल के देखे चेक कराते हैं। अच्छा देखो ये डाला है मैंने, आधा डब्बा डाला, देखो ये वाली शेड आ रही है, अपन वो शेड चाहिए होती है ना कलर करने के लिए, तो चेक करता, अच्छा ये शेड आ रही है, नहीं यार ये शेड पसंद नहीं है, थोड़ा डार्क करो उसको, थोड़ा सा और डाल के दिखाएगा। फिर अपन चेक करते हैं घर में करवाने से पहले, पापा चेक करते हैं, आप लोग नहीं करते हो तो ठीक है, नहीं देखा होगा अपने चीज़ को, देखना इस बार कभी आए तो घर में पेंट हो तो, ठीक है। तो इस तरीके से शेड अपन डिफरेंट शेड करते हैं, तो ये चीज़ होती है महंगी, और ये होता है सस्ता, ठीक है। तो बेस में देखो 8 लीटर में 1 लीटर मिलाया, तो ये वही हो गया कि अगर 1 पार्ट है, ये कितना पार्ट है, अगर 1 पार्ट है बेस का, सॉरी ये पेंट इज़ प्रिपेयर्ड बाय 1 part ऑफ रेड पिगमेंट, तो अपन रेड कलर ले लो, कोई बात नहीं, कैसा कलर है, रेड लेके आ गए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ये 1 पार्ट है और ये 8 पार्ट है, मैंने वही एग्जाम्पल लिया है।
इनको मिक्स करके 9 लीटर का मस्त बढ़िया वाला कलर बन जाएगा। और रेट में जैसे सपोज करो अगर ये 200 रुपये के हिसाब से आ रहा है, ठीक है, तो ये हो सकता है कि 50 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से आए, ठीक है ना। तो देखो एक चीज़ बताओ, एग्जांपल लेते हैं इस चीज़ को, अगर 50 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से आ रहा है, 8 केजी का रेट होगा 8 5 जा 40 400 का, और ये आया 200 का, तो टोटल मिला के कॉस्ट पड़ गया मेरा 600 रुपीज़। कितना कॉस्ट हो गया मेरा? 600 रुपीज़ कॉस्ट हुआ। कितने लीटर के लिए? 9 लीटर के लिए। कितने लीटर के लिए? 9 लीटर के। 8 लीटर प्लस 1 लीटर मिल के 9 लीटर मिला दिया। अब सोचो अगर मैं ऐसा नहीं होता मेरे पास में, मुझे सिर्फ ये ही लाना होता, तो देखो अगर 1 लीटर आ रहा है 200 का, तो 9 लीटर कितने का आएगा? 200 मल्टीप्लाई 9 1800 का आता है ये, और अभी हमारा 600 में काम चल गया, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकली चीज़ है, घर में कभी हो ना बेटा, देखा करो इन चीज़ों को, ठीक है। अब करते हैं इस क्वेश्चन को। समझ में आ गया? आई होप आपको मज़े आए होंगे इसको सुन के, कंसेप्ट के ऐसा क्या होता है। अगर पसंद आए एक बार लाइक करो ताकि मुझे पता लगे कितने बच्चों को पसंद आ रहा है, ठीक है। अब करते हैं इसको। तो आपको बताना है कि इस टेबल को फिल करना है, और डायरेक्ट प्रपोर्शन में हमें सीधी सी बात पता है कि जैसे जैसे हम रेड पिगमेंट इंक्रीज करते जाएंगे तो बेस भी क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा, और सेम प्रपोर्शन में करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया आपका? ये हो गया एग्जाम्पल आपका डायरेक्ट प्रपोर्शन का, ठीक है। ये एग्जाम्पल किसका है? ये डायरेक्ट प्रपोर्शन का एग्जाम्पल है। इसका मतलब ये क्या हो गया आपका? x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 और x5 और y5, ठीक है। निकाल भी सकते हो, बहुत इजीली निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा? जरा एक बार बच्चों वाले तरीके से निकाल दो फटाफट से। देखो 1 का 8 है तो मुझे 4 निकालना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 8 को भी किससे मल्टीप्लाई कर दो? 4 से मल्टीप्लाई कर, 32 आ जाएगा। 1 से 7 पहुंचा, 7 से मल्टीप्लाई करना है, इसको भी 7 से मल्टीप्लाई कर देना। 1 से 12 पहुंचा, 12 से मल्टीप्लाई कर, इसको भी 12 से मल्टीप्लाई कर देना। इसको 20 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 20 से मल्टीप्लाई। टेबल तो आपकी फिल हो जाएगी। मैं एक बार आपको जल्दी से करके दिखा रहा हूँ ये वाली चीज़ कि कैसे कर सकते हैं इसको। हाँ जी, ध्यान से देखो इसको एक बार कि 1 से 4 तक पहुँचे, 4 से मल्टीप्लाई, तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करो, सेम रेशियो के अंदर होता है। तो 8 4 जा 32। 1 से 7 पहुँचे, 7 से मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ भी 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 7 जा 56, ठीक है। ये 1 से पहुँचे 12 से मल्टीप्लाई करके, तो इसको भी 12 से मल्टीप्लाई कर दो और 96। और ये 1 से पहुँचे 20 से मल्टीप्लाई करके, तो इसको भी 20 से मल्टीप्लाई कर दो 160। डायरेक्ट आंसर निकल के आ रहा है। इतना पार्ट बेस का मिलाना पड़ेगा, जैसे जैसे अगर आपको रेड पिगमेंट वाला इंक्रीज होगा वैसे वैसे। हाँ जी, तो इस तरह से बड़ी टेबल आए ना तो ये मेथड सबसे बेस्ट है। भाई बात बताओ, मैं बार बार x1/y1 x2/y2 लिख के वैल्यू निकालूँ, फिर x1/y1 = x3/y3 करूँ, इतना टाइम क्यों लगाना है? टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये मेथड बिल्कुल वैलिड है, कोई आपके मार्क्स नहीं कट करेगा, ठीक है। इस तरीके से आप बना सकते हो टेबल की फॉर्म में बना के, क्योंकि डायरेक्ट प्रपोर्शन चल रहा है, समझ रहे हो। तो ये परफेक्ट आंसर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना। तो इसको इसी तरह से करो। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, ठीक है। इसको नोट कर लेना पॉज करके, और ये आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। अब देखो क्वेश्चन थर्ड में क्या बोल रहा है कि जो क्वेश्चन 2 में जो रेड पिगमेंट यूज़ किया था उसमें 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट रिक्वायर्स 75 ml ऑफ बेस। 1 पार्ट को इतने की रिक्वायरमेंट है। देन हाउ मच रेड पिगमेंट रिक्वायर्स, ठीक है, विद 1800 ml ऑफ बेस। हमें टेबल बना लो, सीधी सी बात, हमें पता है जितना रेड पिगमेंट इंक्रीज़ करेंगे उतना ही अपना बेस इंक्रीज़ करना पड़ता है। डायरेक्ट प्रपोर्शन का एग्जांपल है, एग्जांपल तो वही है, बस डिजिट चेंज की है। अब ज़रा ध्यान से सुनो इसको। टेबल के फॉर्म में अगर लिखते हैं कि उसमें एक ही वैल्यू निकालनी है, तो ये हो गया आपका रेड पिगमेंट, और ये हो गया आपका बेस। इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट है, अगर 1 है तो बेस की रिक्वायरमेंट है 75, और ये वैल्यू है ml में, ठीक है। उसके बाद हाउ मच रेड पिगमेंट रिक्वायर्ड, रेड पिगमेंट कितना रिक्वायरमेंट होगा, हाउ मच यहाँ क्वेश्चन मार्क लग गया, विद 1800 ml ऑफ बेस। अगर बेस को 1800 ml कर दें तो
कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो भाई साहब x1 अपॉन y1 इक्वल टू x2 अपॉन y2 यहाँ तो लगा सकते हैं, सिंगल चीज़ है। इसका मतलब 1/75 इज इक्वल टू x2 अपॉन 1800। यहाँ से अगर मैं x2 की वैल्यू निकालूँ तो ध्यान से देखना एक बार, x2 इज इक्वल टू 1800 इसके डिवाइड में मौका चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 1800 ऊपर चला गया और 75 तो नीचे ऑलरेडी बैठा हुआ ही है। ठीक है, कैसे कर सकते हो इस चीज़ को, चाहो तो डायरेक्ट कर लो ना कैसे करो, 25 3 जा। ठीक है, चलो बड़े, अगर 25 के टेबल में प्रॉब्लम आती पहले 3 से कर लो, 3 से 25, 3 6 जा 18 0 0, तो ये आपका हो गया 600 अपॉन 25, जो कि है 6 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 25। ये मेंटली करूँगा मैं। ठीक है, 600 को लेकर 6 देखो, 25 4 जा 100, तो 6 4 जा 24 पार्ट। कितना लगेगा यहाँ पे, 24 पार्ट रेड पिगमेंट लगेगा अगर 1800, साफ साफ दिख भी रहा है देखो। फिर 75 ml में 1 पार्ट, तो 1800 ml में 24 पार्ट लग जाएगा ये। ठीक है, तो हो गया ना डायरेक्ट प्रपोर्शन का एग्जांपल। अब नेक्स्ट करते हैं इसको, एक बार इसको नोट कर लो। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अ मशीन इन अ सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री फिल्स 840 बोटल्स इन 6 आवर्स। ठीक है, हाउ मैनी बोटल विल इट फिल इन 5 आवर। आप सीधी सी बात होता है, एक मशीन है, मशीन आपको क्या कर रही है, बोतल फिल करके दे रही है। तो एक बात होता है ना, कुछ टाइम में कुछ बोतल फिल करेगी, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज़ होता जाएगा नंबर ऑफ बोतल भी इंक्रीज़ होती जाएगी। मशीन तो कंटिन्यू अपना काम कर रही है ना, तो जैसे जैसे हम टाइम इंक्रीज़ करेंगे नंबर ऑफ बोतल इंक्रीज़ होगी, जितना फिल कर पा रही है। भाई 1 आवर में अगर वो करती है मान लो 100 बोतल, तो 2 आवर में 200 करेगी, डबल वर्क करेगी, 3 आवर में 300 करेगी। यानी जैसे जैसे टाइम इंक्रीज़ हो रहा है नंबर ऑफ बोतल इंक्रीज़ हो रही है, टाइम कम होगा तो नंबर ऑफ बोतल कम हो जाएगी। यानी किस चीज़ का एग्जाम्पल हो गया, डायरेक्ट प्रपोर्शन का एग्जाम्पल हो गया। कैसा एग्जाम्पल है ये, डायरेक्ट प्रपोर्शन। ठीक है, अब बना लो जरा अपने टेबल। देखो इसको मैं यूनिटरी मेथड से ही बताता हूँ एक बार, और उसके बाद टेबल से बताऊँगा। क्या लिखा हुआ है, इन 6 आवर नंबर ऑफ बोटल्स फिल्ड इक्वल टू 840। तो 1 आवर में कितना होगा, हमें पता है ज़्यादा से कम अगर लेना हो तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। जैसे कि 10 पेन का प्राइस अगर आपको पता है 100, तो 1 का कितना होगा 100 डिवाइड बाई 10। तो 1 आवर में होगी 840 अपॉन 6 से करोगे तो 140 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 आवर में इतना कर सकते हैं। अब आपको 1 पेन का प्राइस अगर पता लग जाए तो उसका 5 पेन का कितना निकालते हो, मल्टीप्लाई बाई 5। भाई देखो 10 पेन से आपको 5 पेन का प्राइस पता करना है, तो 10 से 1 का निकाल लो और 1 से 5 का निकाल लो, राइट। तो इसका मतलब मुझे 5 आवर में कितनी बोतल फिल होंगी, तो 5 आवर में होगी, 1 आवर में अगर 140 हो रही है तो 5 आवर में 5 से मल्टीप्लाई और इस 700 बोतल फिल कर देगा। ये हो गया आपका यूनिटरी मेथड। ठीक है, अब बात करते हैं इस टेबल का, इसको नोट कर लो एक बार, यूनिटरी मेथड नाम लिख लेना इसका। अब टेबल का यूज़ करके करते हैं, कैसे, टाइम जो कि हमारा आवर में है, एंड नंबर ऑफ बोटल्स। ठीक है, टाइम हमें दिया हुआ है, अगर 6 आवर है तो नंबर ऑफ बोतल होती है 840, और टाइम अगर 5 आवर कर दे तो नंबर ऑफ बोतल होंगी कितनी, तो ये हो गया अपना x1, ये y1, x2, y2। तो x1 अपॉन y1 मतलब 6 अपॉन 840 इज इक्वल टू 5 अपॉन y2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y2 6 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 मल्टीप्लाई y2 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 840, और यहाँ से y2 निकालोगे तो 5 मल्टीप्लाई 840 अपॉन 6। याद करो यूनिटरी मेथड में भी 840 को 6 से डिवाइड किया गया था और 5 से मल्टीप्लाई किया था, तो वही चीज़ आगे निकल के, तो आना तो वही है, मेथड तो वही है ना। ठीक है, बस इसको लिखने का तरीका अलग हो गया। क्लियर है, इसका मतलब 5 आवर में कितनी बोतल फिल करेगा ये 5 आवर में आपकी 700 बोतल फिल कर देगा। क्लियर है, तो इस तरीके से आपका ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। आज के लिए इतना काफ़ी है, कल आपके बाकी रिमेनिंग 6 क्वेश्चन करा के मैं एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।